सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2019 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। पार्ट 1 में हमने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज होगा पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ का कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो भी सुझाव हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ज़रूर बताया करिए कि क्या आपके फीडबैक रहे हैं वीडियो के रिलेटेड, क्वेश्चंस के रिलेटेड, आपको और क्या पूछना है। आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे, आप जहाँ चाहें तो ये चीज़ें करिए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, ठीक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है वो उसके हर से एक अधिक है। सॉरी, एक भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है। भिन्न का जो हर है वो क्या है, अंश से एक अधिक है। तो मान लेते हैं, ऐसे लिखे सोल्यूशन। अब मान लेते हैं अंश और हर, मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश बराबर x। मान लेते हैं कि भिन्न का अंश क्या है, x है। तब भिन्न का हर बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न का जब अंश x है तो हर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भिन्न का हर है ना वो उसके अंश से एक अधिक है। तो अंश अगर हम लोग 1 माने हैं तो हर क्या कह रहा है कि हर अधिक है 1। तो मान लेते हैं तब हर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। यही तो होगा ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भिन्न का हर है ना वो अंश से एक अधिक है। तो हमने माना क्या है कि अंश बराबर x माना है, तो जो हर होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो हर क्या हो जाएगा, x + 1। तब भिन्न का हर क्या हो जाएगा, x + 1। तब भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है ना, अंश बटा हर। तो अंश क्या है x, हर क्या है x + 1। तब भिन्न ये हो जाएगी। तब भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है तो वही अंश x है और हर हमने क्या माना है, x + 1। तब भिन्न ये हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर 1/2 हो जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, तो ऐसे लिखिए प्रश्नानुसार। क्या, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न कह रहा है देखिए क्या कह रहा है कि जो अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर 1/2 हो जाता है। अंश क्या है, x है, x में से 1 घटा दीजिए, ठीक है। और हर क्या है, x + 1 है। क्या है, x + 1। इसमें से भी 1 घटा दीजिए। तो जब इसमें से 1 घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे ही हमने किया। फिर से समझिए प्रश्न कह क्या रहा था। पहले आप प्रश्न को पकड़ना सीखिए, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कहाँ से क्या सॉल्व आपको करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। तो हमने मान लिया कि माना भिन्न का अंश बराबर x, तब भिन्न का हर क्या होगा, x + 1। यही तो कह रहा था कि जो हर है ना वो अंश से एक अधिक है। तो हमने अंश 1 माना था तो हर क्या कर दिया, उससे 1 अधिक कर दिया। 1 अधिक यानी कि उसमें 1 जोड़ दिया। तब भिन्न क्या बन जाएगी, अंश बटा हर होता है। तो अंश क्या है, x, और हर क्या है, हर क्या है, x + 1। तो ये भिन्न बन गई। अब देखिए अगली कड़ी में प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में से 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो हमने लिखा प्रश्नानुसार। जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंश यानी कि x तथा हर यानी कि x + 1 दोनों में से 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो अंश में से हमने 1 घटा तो यानी कि x - 1, और हर में से 1 घटा तो x + 1 हर था, उसमें से 1 घटाया तो ये हो गया बराबर 1/2। चलिए अब तिरछा तिरछा गुणा करके अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 का गुणा उधर होगा तो क्या होगा, 2x - 1 ये हो जाएगा ना। 2 का गुणा इधर होगा और 1 का गुणा इधर होगा तो क्या होगा, 1x + 1 और -1। यही चीज़ तो है ना। अरे -1 चाहे यहाँ लगाओ चाहे ऐसे करो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, 2 का गुणा अंदर करते हैं। 2 × 1 = 2, मतलब 2x - 2 × 2 बराबर x + 1 - 1। अरे 1 का गुणा चाहे जिसमें करो वही तो आता है, 1 1 1 1 1 -1 यही तो आएगा ना। चलो अब क्या, x इधर है तो x x की तरफ जाएगा तो यानी कि 2x, और ये x इधर आ जाएगा तो यानी कि x। 2x - x बराबर 1 में से 1 गया क्या हुआ, 0। और ये -2 है तो संख्या की तरफ जाएगी। तो -2 जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो 2x में से 1 x गया, क्या बचा, x बचा। तो x बराबर 2, x बराबर क्या आया, 2। अतः अंश बराबर क्या आया, 2। अंश x क्या है, अंश ही तो है, अतः अंश बराबर 2। तब हर बराबर क्या हो जाएगा, x + 1 होता है। x कितना आया, 2, यानी कि 2 + 1 बराबर
3, तब हर बराबर कितना हो जाएगा 3। अतः भिन्न बराबर x बटा x प्लस 1, ये था ना भिन्न, भिन्न यही था, तो x कितना है 2, तो 2 बटा 2 प्लस 1 यानी कि 2 बटा 3, और यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया? एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, जैसा प्रश्न कह रहा था एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से एक अधिक है, तो मान लिया कि माना भिन्न का अंश x है और हर क्या कह रहा है एक अधिक है, तो हर मान लिया x प्लस 1, तब भिन्न क्या हो जाएगी अंश बटा हर यानी कि x बटा x प्लस 1, ये भिन्न बन गई। अब अगली कड़ी में प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्नानुसार लिखा, प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर 1/2 हो जाता है, तो अंश में से एक घटा दिया और हर में से एक घटा दिया, तो वो किसके बराबर हो जाता है 1/2 के बराबर हो जाता है। फिर किया तिरछा गुणा, तो 2 में ये ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए, वरना आप डायरेक्ट भी चाहे तो 2x का 2x 2 माइनस 1 2, इधर 1 का गुणा जिसमें करेंगे वही आता है, तो इधर हमने ऐसे लिख दिया। अब जो गुणा करने पे ये आया तो x को x की तरफ ले गए, संख्या को संख्या की तरफ ले गए, तो वो आया x बराबर 2, अतः अंश बराबर क्या आ गया 2। देखिए x क्या है, अंश ही तो है ना, तो अतः अंश बराबर क्या आ गया 2। तब जब अंश 2 आ गया तो हर क्या था हमारा x प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तब भिन्न क्या बन जाएगी हमारा अंश बटा हर यानी कि 2/3, 2/3, यही हुआ हमारा आंसर, और यही कह रहा था। चलिए तो हमारा 12वां नंबर प्रश्न हल हो गया, डाउट क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, चलिए जल्दी से तैयारी कर लीजिए, एग्जाम आने वाला है। अब देखिए आज 19 हो जाएगा, फिर बचेगा 20 और 21, 2 पेपर्स बचेंगे, उसको भी मैं जल्दी से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग अपने डाउट्स पूछते रहिए, कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोग तो नहीं पूछ रहे हैं, हो सकता है आ रहा हो, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। खैर आप अपना समझिए, ना आए आप हमसे पूछिए, थोड़ा सा देर हो सकता है कि 2-4 घंटे बाद आंसर मिले, थोड़ा और टाइम लग जाए, वो जैसे ही मैं टाइम पास पाता हूँ मैं आपको आंसर कर देता हूँ। ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत किया करिए, आपने अगर प्रश्न पूछा है तो आपको जवाब मिलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली लाइन, पहले एक एक लाइन में क्वेश्चन को तोड़िए। देखिए दो संख्याओं का अंतर 14 है, पहला लाइन ये है। उसके बाद दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 पार्ट में है। पहला लाइन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो पहले पहला लाइन का हल करेंगे, एक एक लाइन को आप हल करिए, प्रश्न को पकड़िए, उसमें पहला जो कह रहा है पहले उसको कर लीजिए, फिर दूसरा जो कह रहा है उसको कर लीजिए, फिर तीसरा जो कह रहा है उसको करिए। 3 पार्ट है, फिर से समझिए। पहला पार्ट में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, पहला पार्ट। फिर उसके आगे वाली लाइन में क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, ये दूसरी चीज। तीसरा क्या कह रहा है, तब दोनों संख्याएं बताइए। तो पहला चीज हम करते हैं, ऐसे लिखे सॉल्यूशन। अब पहला क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, मैथ्स में कुछ नहीं है, जो स्टेप कह रहा है वही करिए। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, यानी कि जो दो संख्याएं हैं उनमें कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है। माना कि अगर माना एक संख्या अगर मान लेते हैं कि 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 18 होगी, तभी इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है ना। अगर एक संख्या मान लेते हैं 20 है, तब दूसरी संख्या क्या होगी 6, इसमें भी 14 का डिफरेंस है ना। अगर एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या 10 है, इसमें भी 14 का डिफरेंस है ना। 14 का डिफरेंस है, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, 14 का दोनों के बीच में अंतर है। चलिए तो इधर क्या करते हैं, इधर क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो मान लेते हैं कि माना पहली संख्या या एक संख्या, देखिए माना पहली संख्या लिखिए चाहे माना एक संख्या लिखिए, आपकी मर्जी है। तो माना पहली संख्या बराबर x, यही मानते हैं, माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या बराबर, तब दूसरी संख्या बराबर क्या मान लें, x माइनस 14 मान लें, चाहे x माइनस 14 मानिए चाहे x प्लस 14 मानिए। ठीक है, आंसर दोनों में वही आएगा, दोनों में 14 का अंतर है। ठीक है, एक 14 कम है, दूसरी 14 उससे बड़ी है, तो चाहे x माइनस 14 मानिए चाहे x प्लस 14 मानिए, आंसर वही आएगा। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर x माइनस 14, इसमें 14 का अंतर हमने डाल दिया। अब फिर अगली लाइन क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन है भाई, ये अगर 14 कम है तो ये छोटी संख्या हो गई, ये 14 ज्यादा है तो ये बड़ी संख्या हो गई। आखिर भाई x में से 14 घटा दिए तो ये छोटी हो गई ना, x जो संख्या थी उसमें से 14 कम कर दिए तो ये छोटी संख्या हो गई और ये ऊपर वाली बड़ी संख्या हो गई। तो ऐसे लिखिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है पहले ये समझिए, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि जो बड़ी संख्या का आधा है ना वो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो बड़ी संख्या क्या है x है, तो x और उसका आधा यानी कि x बटा 2, यही तो होता है ना, x
बटा 2, 2 भाग में बट गया। तो x का आधा जो है यानी कि बड़ी संख्या का जो आधा है ना वो क्या है, छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। छोटी संख्या क्या है, x माइनस 14। छोटी संख्या क्या है, x माइनस 14। इसके 2 गुने से यानी कि इसका 2 गुना कर दिया ना, 2 का गुणा कर दिया तो 2 गुना हो गया। तो इसके 2 गुने से 2 कम है यानी कि उसमें से 2 घटा दिए। यही प्रश्न कह रहा है ना। समझिए कि जो बड़ी संख्या का आधा यानी बड़ी संख्या क्या है, x है, तो x का जो आधा है ना वो छोटी वाली संख्या जो है, छोटी वाली संख्या कौन सी है, x माइनस 14, वो छोटी वाली संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो उसका छोटी वाली संख्या का 2 गुना किया और उसमें से 2 कम कर दिया। जो कह रहा था वही हमने कर दिया। अब उसके बाद तो भाई अंधे भी एकदम हल कर ले जाओगे। चलो करते हैं। x माइनस x बटा 2 बराबर 2 में x का गुणा होगा 2x माइनस 14 दूना 28 माइनस 2। तो x बटा 2 बराबर 2x, 28 तो कितना होगा, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 28 2 माइनस 30। अब क्या होगा, तिरछा तिरछा गुणा कर दो तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, इसका बटे 1 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा इधर यानी कि 2 दूना 4x माइनस 30 दूना 60। तो x में से, तो अब देखो इधर 4x है इधर x है, तो x x की तरफ जाता है, संख्या संख्या की तरफ, तो संख्या तो है नहीं एक ही जगह है, तो x x की तरफ जाएगा। तो 4x इधर गया तो क्या हो गया, x माइनस 3x, ओ x माइनस 4x, सॉरी 4x, 4x इधर प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया, माइनस 60। 4x में से x गया कितना बचा, माइनस 3x। देखिए चिन्ह बड़े वाले का लगता है ना, तो माइनस 3x बराबर माइनस 60। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x बराबर क्या आ गया 60 बटा 3 यानी कि 3 एकम 3, 3 विषम में 60। तो x बराबर क्या आ गया 20। अतः ऐसे लिखिए, नीचे जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। अतः पहली संख्या बराबर क्या हो गया 20। अतः पहली संख्या क्या हो गई 20। तब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या है x माइनस 14, x माइनस 14 यानी कि 20 माइनस 14, 20 में से 14 क्या कितना बचा 6, क्या बचा 6। यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया, एकदम आसान है ना। क्या कह रहा था कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, ठीक है। तो मान लिया कि माना पहली संख्या, एक संख्या, कोई भी पहली संख्या लिखिए, चाहे एक संख्या लिखिए, माना एक संख्या या फिर माना पहली संख्या, आपकी जो मर्जी हो। तो मान लिया पहली संख्या x है और तब दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने, x माइनस 14। आप यहाँ पे x प्लस 14 भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस, दो संख्याओं में 14 का डिफरेंस है। एक संख्या 14 बड़ी है और दूसरी संख्या उससे 14 कम है। तब अगली लाइन क्या कह रहा था कि तब प्रश्नानुसार हमने लिखा कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से कम है। तो जो बड़ी संख्या क्या है x है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये 14 कम है तो ये छोटी संख्या हो गई, और ये 14 बड़ी है तो ये बड़ी संख्या हो गई। भाई देखिए x में से 14 घटा दिए ना, तो जब घटा दिए तो ये वाली तो छोटी हो गई ना संख्या। तो क्या कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या का आधा यानी कि x का जो बटा 2 है वो छोटी वाली संख्या के 2 गुने से 2 कम है, यानी छोटी वाली संख्या का 2 गुना किया हमने और उसमें से 2 घटा दिया। उसके बाद सॉल्व कर लिया। इतना जनरल सॉल्व करना आप लोग जानते ही होंगे। जनरली सॉल्व किया तो क्या गया, x बराबर 20 आ गया। x बराबर 20 यानी कि x क्या है, पहली वाली संख्या है यानी कि बड़ी वाली संख्या। अतः पहली संख्या क्या हो गई 20। तब दूसरी संख्या क्या है, x माइनस 14 यानी कि 20 माइनस 14। 20 माइनस 14 कितना हुआ 6, यानी कि एक संख्या 20 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई 6। यही हो गया आंसर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं सर हम तो प्लस मान लेंगे। चलो भाई प्लस ही मान के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। क्या है, पहली संख्या मान लेते हैं हम लोग x और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं x प्लस 14, ठीक है। आपकी मर्जी का कर दिया। चलो अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जो बड़ी वाली संख्या का आधा है वो छोटी वाली संख्या के 2 गुने से 2 कम है। अब इसमें इस केस में देखिए बड़ी वाली संख्या कौन है, एक केवल x है, दूसरे में 14 और जुड़ गया है, तो बड़ी संख्या कौन हो गई, ये वाली बड़ी संख्या है ना, x प्लस 14 बड़ी संख्या है ना। देखिए एक केवल x है और दूसरी वाली संख्या में क्या है 14 जुड़ गया है, यानी कि ये वाली बड़ी संख्या है। तो चलिए, तो बड़ी संख्या का आधा यानी कि x प्लस 14 का आधा जो है वो छोटी वाली संख्या के 2 गुने से 2 कम है। छोटी वाली संख्या क्या है x है यानी कि x, इसका 2 गुना यानी कि 2 गुणा x में से 2 कम है। जो कह रहा था प्रश्न वही कर दिए। चलिए अब क्या है, यानी कि x प्लस 14 बराबर ये 2x है, 2x में 2 का गुणा होगा कितना आएगा 4x माइनस 2 दूना 4। अब घटा लीजिए, 4x इधर गया तो क्या हुआ माइनस 3x बराबर, माइनस 3x बराबर माइनस 4, ये 14 इधर प्लस में था इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 14। तो माइनस 3x बराबर 14 4 18 माइनस 18, तो माइनस से माइनस कट गया। x बराबर क्या है 18 बटे 3 यानी कि 3 एकम 3 3 छंग 18 यानी कि x बराबर क्या आ गया 6। और यहाँ पे x क्या है छोटी वाली संख्या, अतः छोटी वाली संख्या 6 है, तब बड़ी वाली संख्या क्या है x प्लस 14 है। x प्लस 14 माने है ना, x प्लस 14 यानी कि 6 प्लस
14, 6 + 14 कितना होता है 20। यानी कि देखिए इसमें भी बड़ी वाली संख्या एक संख्या 20 आई, दूसरी संख्या 6 आई। तो चाहे ये कान पकड़िए चाहे वो कान पकड़िए, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप किसी भी रास्ते से जाइए भैया, बस आपका चलने का तरीका सही हो तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो भेदभाव नहीं करती कि हमको इस तरीके से लगाया गया उस तरीके से लगाया गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, मिटाएं। चलिए, जब से हम मिटा रहे हैं तब से फिर वही गोल्डन लाइंस कि भैया अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम तो कई बार कह चुका हूँ, आप लोग उसके बारे में जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे जवाब देंगे। और टेलीग्राम पर भी सारे जवाब आपको मिल जाते हैं, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पर पूछेगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो जितने भी आंसर्स होते हैं मेरे द्वारा वो टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिए जाते हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो किसी दूसरे का डाउट जिस प्रश्न पे रहा हो वही प्रश्न पे आप भी अटक रहे हो, आपको भी वही प्रश्न ना आ रहा हो, तो टेलीग्राम पे आप लोग देख लेंगे तो वहाँ पे आसानी हो जाएगी। बाकी अगर अच्छे प्रश्न रहेंगे तो हम यहाँ भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में भी डाल देंगे। आते हैं 14वें नंबर के प्रश्न पे। 14वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। ये नंबर दिए हैं जैसे 67, 52, 54, 66 डॉट डॉट मतलब ऐसे करते हुए 83 तक ऐसे दिए हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, परीक्षार्थियों के नंबर यानी कि आंकड़े। तो ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसको क्या करना है हमें 10-10 का वर्ग विस्तार। ठीक है, क्लास इंटरवल जो होता है 10-10 का अंतर लेके हमको क्या बनाना है, बारंबारता सारणी बनानी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आंकड़े होते हैं उसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस में मिला लेते हैं। तो ऐसे लिखिए सॉल्यूशन आंकड़े बराबर क्या है, जो भी है 67। हम ऐसे समय बचाने के लिए ऐसे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आप आंकड़े लिख लेना, जो भी आंकड़े दिए हैं जैसे 67, 52 आपके प्रश्न में आ गए होंगे, जो भी है डॉट 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 83। ठीक है, आप लेकिन एग्जाम में ऐसे मत कर देना डॉट डॉट, वरना नंबर भी डॉट डॉट मिल जाएगा। वो तो हम समय बचाने के लिए, क्योंकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। आंकड़े ये दिए हैं। अब लिखिए अगली लाइन क्या लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, अब ये जो आंकड़े दिए हैं ना उसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो चलिए इसके लिए भी समय बचाने के लिए मैं काट दूंगा वीडियो। ठीक है, उसको लिख के जल्दी से आप लोग को देख लेना। तो चलिए ये आंकड़े क्या हुए, आरोही क्रम में लिखा गया। ठीक है, तो आंकड़ों को जब मैंने आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर, तो यानी कि पहले 48, 50, 50 करके 88 तक हमने लिख लिया। अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, हमको बारंबारता सारणी बनानी है, वो भी 10-10 के वर्ग अंतराल पे, यानी कि 10-10 के अंतर पे। तो ऐसे हमने सारणी बना लिया, ऐसे सारणी बना लीजिए। क्या क्या करना है, पहले वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता, और उसके बाद क्या करना है, टैली चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे लिखे वर्ग अंतराल, पहला कॉलम क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, बारंबारता। ठीक है, तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, टैली चिन्ह। टैली चिन्ह लगाइए या ना लगाइए, लेकिन लगा देंगे तो वो अच्छी बात रहेगा ना, कि टैली चिन्ह लगाने में क्या जाता है भाई, लाइन ही तो खींचनी है। चलो, तो अब इस पे क्या करना है, हमें वर्ग अंतराल मानना है, यानी कि क्लास इंटरवल। जैसे होता नहीं कि 10 से 20 का रेंज, 20 से 30 का रेंज, 30 से 40 का रेंज, ऐसे ही मानना है। अब इसमें हम क्या माने कि जिसमें 48 आ जाए। देखिए ये आपकी मर्जी के ऊपर है, हम 40 से 50 मानेंगे तब भी 48 वाला आ जाएगा, 45 से 55 मानेंगे उसमें भी 48 आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर है, आप क्या मान रहे हो। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो हम क्या माने, चलिए हम 40 से 50 वाला मानते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपने मर्जी से मानिए। ऐसा मानिए कि जिसमें पहली वाली संख्या आ जाए। तो चलिए मान लेते हैं 40 से 50। ठीक है, 40 से 50। अब 40 से 50 के बीच में क्या आएगा, 48 आएगा ना। 40 से 50 के बीच में एक ही संख्या आएगी, टैली चिन्ह केवल एक लगेगा। अब कुछ लोग महाशय कहेंगे कि सर 50 कहाँ गया, भाई इसको बता रहे हैं ना ये कौन सा वाला है। ये एक सेकेंड, ये एक्सक्लूसिव मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसे 40 से 50, फिर 50 से 60, अगला क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा, 60 से 70। अब देखिए 40 से 50 है तो उसमें 50 वाला नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 40 से लेके 49 तक इसमें आएंगे, फिर 50 से 60 है तो इसमें 50 से लेके 59 यानी कि 59 तक यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 50 से लेके 59 तक यहाँ पे आएंगे, फिर 60, देखिए 60 से 70 है यानी कि 60 से लेके 69 तक इसमें आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 40 से 50 वाले में 50 को छोड़ के बाकी सभी आ जाएंगे। तो ऐसे 50 से 60 वाले में 60 को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे।
और यहाँ पे 60 से 70 वाले में 70 को छोड़ के बाकी सब आ जाते हैं। तो 40 से 50 वाले में 50 से नीचे और 40 से ऊपर की जो भी संख्याएं ले लीजिए, 40 से लेके 50 के अंदर की। तो 48 है ना इसके बीच में, तो 48 एक ही संख्या है और तो कोई है नहीं और सब बड़ी है। तो चलिए बारंबारता एक, और यहाँ पे एक डंडा है, ये संख्या लिखी गई है, एक लिखा गया है, यहाँ पे केवल एक डंडा खींचा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला 50 से 60 की रेंज में। देखिए 50 से 60 के बीच में कौन कौन सी है, ये भी 50 से 60 के बीच में आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 56 तक कितना है, 9 संख्याएं हैं। देखिए उसके बाद 66 जो है वो 60 से बाहर जा रहा है ना, तो कितनी संख्याएं आई, 9, यानी कि बारंबारता कितनी आई, 9। ठीक है, अब यहाँ पे टैली चिन्ह, टैली चिन्ह क्या होता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। देखिए टैली चिन्ह क्या होता है, ऐसे लाइनें खींचनी पड़ती हैं। तो 4 लाइनें खड़ी खींचते हैं और एक पड़ी, यानी कि 5 5 का ग्रुप बनता है। तो 5, उसके बाद 1 2 3 4, तो 5 4 9। तो ये 9 यहाँ पे लिखा है बारंबारता, यहाँ पे ये टैली चिन्ह ऐसे लिखा गया है। चलिए अब आते हैं 60 से 70। 60 से 70, 60 से 70 में कौन कौन सी आएगी, ये आएगा ना, 60 से 70 के बीच में 66 आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 78 ऊपर जा रहा है, तो कितना है, 7 है ना, देख लीजिए फिर से, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी संख्याएं हो गई, बारंबारता कितनी हुई, 7। अब यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4, एक ऐसे 5 5 और 1 2, 5 2 7 हो गया। चलिए अभी और बनाना पड़ेगा, तो एक लाइन और बना लीजिए। क्या है, एक लाइन और, एक 2 लाइन आई थिंक चाहिए, 2 लाइन चाहिए, क्योंकि हमको 88 तक जाना है ना। तो 60 से 70 हुआ, फिर 70 से 80, 70 से 80 और 80 से 90। ठीक है, चलिए तो 70 से 80 वाले में देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ तक हो गया ना, कहाँ तक हुआ है हमारा, ये यहाँ तक हो गया है। चलिए 70 से 80 वाले में देखिए, ये भी 70 से 80 के बीच में ये भी है ना, तो एक और कोई नहीं, ये 80 के बाहर जा रहा है, तो कितनी हुई, एक। बारंबारता कितना हुआ, एक, और टैली चिन्ह में एक, ये ऐसे लाइन खिंचा जाएगी। फिर 80 से 90 देखिए, 80 से 90 के बीच में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि 1 2 3 4। तो 4 संख्याएं 80 से 90 के बीच में, कितनी, 4 संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4। 4 लाइनें ऐसे खींची जाती है, अगर 5वीं आती है तो हम लोग ऐसे तिरछा खींच देते हैं। तो ये हो गया हमारा बारंबारता सारणी बन गई। ठीक है, समझ में आया क्या चीज हमने किया, कि ये दिया था आंकड़ा, तो हमने लिख लिया आंकड़ा 67 52, जो जो दिया था पूरा आपको लिखना है, मैंने तो समय बचाने के लिए ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी आंकड़े होते हैं उसको एक हम सीक्वेंस में लिखते हैं, एक वो क्रम में लिखते हैं, जैसे आरोही क्रम में हमने लिखा है, तो छोटे से लेके बड़े तक। ठीक है, तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, चढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो 48, फिर उससे बड़ा 50, फिर 50, फिर 50, फिर उससे बड़ा 52। तो ऐसे हमने आरोही क्रम में आंकड़ों को लिख लिया। फिर उसके बाद क्या किया, जैसे वर्ग अंतराल लेते हैं, वर्ग अंतराल लेके कुछ भी मैंने बताया कि चाहे 40 से 50, 45 से 55, 52 से 58, वो आपकी मर्जी है। 10 10 का अंतर कह रहा है तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, 10 10 का अंतर, यानी जैसे 40 से 50 में 10 का अंतर है, 45 से 55 में भी 10 का अंतर है, 48 से 58 में भी 10 का अंतर है। तो आपको मानना 10 10 का अंतर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 10 के वर्ग विस्तार में लीजिए, तो 10 10 का अंतर लेके लिखो। और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने 40 से 50 लिया। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप मान सकते हैं। फिर उस रेंज में जितनी संख्याएं आए गिन लो, उतना बारंबारता, उतना ही टैली चिन्ह लगा दो, ऐसे चार्ट बना दो। ठीक है, तो बस मिल गया आपको 2 नंबर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में अब यहाँ पे एक टैली चिन्ह वाला बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट था, लेकिन चलिए अभी तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, फिर कभी बताएंगे इसके विषय में। मतलब टैली चिन्ह का उपयोग क्यों पड़ता है, कि भाई अगर बारंबारता सीधे सीधे लिख दिए हो तो ये डंडा बार बार लगा के एक और काम बढ़ाने वाली चीज़ क्या है, तो ये बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, चलिए इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, क्या दिया है, ऐसे लिखिए सॉल्यूशन डायरेक्ट। क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, पहले चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, वरना एक बार ऊपर से टाइप करना पड़ेगा। क्या है, 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब को सरल कीजिए। ठीक है, इसको सरल कीजिए, तो ऐसे लिखिए सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे लिखिए 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसको चलिए सॉल्व करिए। ये किस तरह दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो ये किस तरह दिख रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी कि a घात 3 और b की घात 3 बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यही होता है ना, ये सूत्र होता है। तो इसको क्या करते हैं, इस सूत्र के आधार पर, ये सूत्र के आधार पर ऐसे लिख दीजिए, सूत्र के आधार पर ऐसे लिख दीजिए, इस सूत्र के आधार पर इसे मान लेते हैं a,
8 वाई प्लस 3x, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो क्या करते हैं, इस सूत्र के आधार पर 8 वाई प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8 वाई का होल क्यूब बराबर, देखिए ए की जगह पे इसको रख दिए और बी की जगह पर इसको रख दिए। क्या है, ए माइनस बी, यानी कि ए क्या है 8 वाई प्लस 3, तो 8 वाई प्लस 3। अब देखिए ये ब्रैकेट में है क्योंकि, तो इसको ऐसा करिए कि मझले ब्रैकेट में रख लीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे छोटे ब्रैकेट में। अब छोटे ब्रैकेट के ऊपर तो छोटा ब्रैकेट लगता नहीं, इसलिए इसको क्या किया हमने, मझले ब्रैकेट में लिख लिया आपको समझाने के लिए। आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। माइनस 3x माइनस 8y, यही है ना। दूसरा क्या है, देखिए b क्या है 3x माइनस 8y, ए क्या था ये, तो a माइनस बी, यही है ना, a माइनस बी। इसके बाहर चूंकि ये दोनों ब्रैकेट में थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर इससे बड़ा ब्रैकेट जो होता है मझला कोष्ठक लगा दिया। चलिए ये मझला कोष्ठक बंद। फिर क्या कर रहा है, अगले ब्रैकेट में क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्या है 8y प्लस 3x, देखिए 8y प्लस 3x, ए का स्क्वायर यानी कि इतने का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारा ये है ना, बी क्या है 3x माइनस 8y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, अब इधर जगह नहीं इसलिए यहाँ करते हैं, ठीक है, प्लस ए बी, ए क्या है 8y प्लस 3x, अभी क्या है 3x प्लस 8y, 3x प्लस 8y, तो a माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अब आकर ब्रैकेट बंद। ये इतना हो गया। चलिए अब इसको हल करते हैं, क्या है, ऐसे मझला ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, 8y प्लस 3, इधर माइनस 3x, इधर माइनस माइनस प्लस 8y, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बंद। फिर अगला ब्रैकेट शुरू होता है, क्या है, ए स्क्वायर 8y प्लस 3x का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, यानी कि 8y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8y का स्क्वायर, यानी कि 8 टाइम 64 y स्क्वायर, 64 y स्क्वायर। समझ में आया ना। चलिए आपके लिए लिख देते हैं वरना आप कंफ्यूज ना हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 8y का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 8y गुणा 3x, यही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 8y का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुणा ए कितना है 3x गुणा 8y 2ab, ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस था तो यहाँ प्लस, अब ये देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है, ये वाला a माइनस बी है, ठीक है, 3x माइनस 8y। अब देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए a प्लस बी आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला जो है 3x प्लस 8y लिखिए, चाहे 8y प्लस 3x लिखिए, बात एक ही है, चाहे 5 प्लस 3 करिए तब भी 8 आएगा, चाहे 3 प्लस 5 करिए तब भी 8 ही आएगा। 3 में 5 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, और 5 में 3 जोड़ेंगे तब भी 8 आएंगे। तो इसे चाहे 3x प्लस 8y लिखिए, चाहे 8x प्लस 3y लिखिए, मतलब 8y प्लस 3x लिखिए, बात एक ही है। इधर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है, देखिए a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर इसमें ए क्या माने हम लोग 3x, का है कि ए माइनस बी है ना, तो ए क्या माने हम लोग 3x, क्या है 3x, तो यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 8y है, 8y का स्क्वायर। हमेशा ए और बी यहाँ से लिया करिए, ठीक है, प्लस वाला तो बदल सकता है लेकिन माइनस वाला अपनी जगह नहीं बदलता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह अलग होता है, वो जिसके सामने लग जाता है वो कर्ज वाली मामला है, ठीक है। तो a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब ब्रैकेट जैसे बंद था वैसे ही बंद कर दिया, ठीक है। इतना टाइम लिया जिससे आपको अच्छे से समझा सकें। चलिए अब कुछ कट पिट रहा है, देखिए सॉरी इधर 3x था, ठीक है, हाँ इधर 3x माइनस में, इधर 3x प्लस में, दोनों कट गए, क्या बचा 8 8 16y, क्या बचा 16y, ठीक है। ब्रैकेट हटा दें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं, ये वाला क्या है 8y का स्क्वायर, यानी कि 8y का स्क्वायर क्या होगा 64y स्क्वायर, क्या होगा 8 अठाई 64 64y स्क्वायर, फिर प्लस था तो प्लस 3 तिहाई 9x स्क्वायर, फिर आते हैं प्लस 2 8 16 16 तिया 48 48 xy 48 xy प्लस, अब इधर आओ 3 तिहाई 9 9x स्क्वायर प्लस 8 अठाई 64 प्लस 64y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 तिहाई 6 अठे 48 48 xy प्लस 3 तिहाई 9x स्क्वायर
-64y स्क्वायर और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद। अब इसमें क्या कट रहा है, सीधे सीधे कट रहा है, -48xy प्लस 48xy ये कटा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद -64y स्क्वायर, इधर प्लस 64y स्क्वायर ये भी कट गया, बचा क्या, यहाँ दिख रहा है ना, हाँ क्या बचा है 16y और फिर यहाँ ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट है ना, चलिए मझला ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है 64y स्क्वायर, 64y स्क्वायर, क्योंकि ये 64y 3 जगह था, 2 जगह प्लस में था, 1 जगह माइनस में, 64y स्क्वायर। अब देखिए 9x स्क्वायर यहाँ पे है, 9x स्क्वायर यहाँ पे है और 9x स्क्वायर इधर है, तो 3 तो 9x स्क्वायर यानी कि 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, तो टोटल कितने एक्स स्क्वायर हो गया 27x स्क्वायर यानी कि 27x स्क्वायर। अब देखिए अब क्या बचा, इसका काम कंप्लीट, 9 वाला जुड़ गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, बस यही आया, ठीक है यही। अब देखो आपकी मर्जी है, इतने पर ही आंसर लिख दो या इसके बाद गुणा गणित आप अपना लगाओ। जैसे आप अगर गुणा करना चाहो तो इसमें जैसे 16y में 64y स्क्वायर का गुणा कर दो, आपका मर्जी है, तो नहीं मर्जी है तो आप इतने पर भी आंसर लिख दोगे तो काम आपका चल जाएगा, लेकिन गुणा करना है तो कर दीजिए, करिए। 16 चौका 64 के 4 हासिल लगे 6, 16 छक्का 96, 96 छः कितना होता है 102, 96 छः कितना होता है 102, ठीक है 102, 1024 y 2 यहाँ था, 1 यहाँ y क्यूब, ठीक है प्लस। अब चलिए 16 में 27 का गुणा करिए, तो 16 पंची 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 112, 112 का 2 हासिल लगा 11, ठीक है हासिल लगा 11, तो 16 दूना 32, 32 एक 33, 10 43 कितना होता है 43 यानी कि 40 3 43, तो 432 y और x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर y, ये हुआ आंसर। तो आप चाहे ये लिखें, ये इतना बखेड़ा करें या फिर यहाँ तक भी आप लिख देंगे तो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको जो अच्छा लगे आप चाहे यहीं तक आंसर लिख दीजिए, आपके पास टाइम है तो भाई यहाँ तक हल कर दीजिए। तो ये आप गया आपका हल, समझ में आया। फिर से समझा देते हैं कि ये क्वेश्चन दिया था आपको, इसको सरल कीजिए। ये दिख रहा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हमने यही सूत्र लगाया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस सूत्र के आधार पर इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, इधर सारा कुछ जैसे था वैसे ही रख दिया, ठीक है। अब इधर एक जगह और कॉन्सेप्ट आता है, इधर क्या था a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको जो भी था काट पीट दिए, इधर सॉल्व कर लिए। उसके बाद यहाँ देखिए जैसे था, ये क्या दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 8y का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा a गुणा b, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा, तो वही चीज यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद तीसरे में क्या देखते हैं, यहाँ पे a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, मैंने यहाँ दिखाया है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 8y का स्क्वायर, ये कहाँ लगा है, हाँ ये देखिए 3x का स्क्वायर माइनस 8y का स्क्वायर, ये लगा दिए। उसके बाद जैसा कट पीट रहा था वैसे काट पीट के यहाँ तक लाए, यहीं पे आंसर लिख दीजिए, वरना आपका मर्जी है तो आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस वही 2-3 सूत्र लगाने थे आपको देख दाख के, वरना आप करते करते बुढ़े हो जाओगे। कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, अगर आपको सूत्र नहीं याद है ना तो आप करते रहो 3-3 4-4 बार गुणा, तो बुढ़े हो जाओगे, 1 घंटे का टाइम इसी में लगा दोगे। परीक्षा में एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो प्रश्न आपको ढंग से आ रहे हैं पहले उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में टफ क्वेश्चंस करना। ये नहीं कि यार मैंने तो किया था, पहले तो इसको हल कर लूंगा, ईगो पे मत लेना भाई, वहाँ एग्जाम देने गए हो 1 घंटे का टाइम होता है, ईगो पे ले लोगे तो टाइम अपना गंवा दोगे, ठीक है। तो पहले आसान क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको हल कर लेना, फिर टाइम बचे उससे टफ, फिर सबसे लास्ट में सबसे टफ वाला, ठीक है। तो जैसे आ रहा है ईजी टू टफ में जाना, ठीक। चलो अब आते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पे। 16वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो चलिए ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, और जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई बराबर कितना दिया है 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है, तथा मैदान की चौड़ाई बराबर कितना दिया, मैदान की चौड़ाई कितना दिया हुआ 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। मैदान की लंबाई है 30 मीटर और मैदान की चौड़ाई है 15 मीटर। थोड़ी सी मेरी राइटिंग बहुत ही माशाल्लाह किस्म की है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, यदि इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा, तथा मैदान पर हुई वर्षा, तथा
मैदान पर हुई वर्षा बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, ठीक है, तो कुल कितने लीटर पानी गिरा, ठीक है, तो इसे हमको बताना है। अब आप देखिए, ये मैदान की लंबाई हो गई, ये मैदान की चौड़ाई हो गई, और ये हो गई वर्षा। वर्षा यानी कि जब पानी किसी मैदान पर गिरेगा तो एक तरीके से वो ऊंचाई होगी ना। अगर एक बर्तन रखा है, मैदान क्या है, एक बर्तन ही तो है, एक बर्तन मान लो कि एक बड़ा सा बर्तन है, उस पर जितना पानी गिरेगा 5 सेंटीमीटर बारिश, मतलब ये जैसे मान लो मैदान है, ठीक है, ये मैदान है, अब इस पर पानी गिरता गया, कितना ऊंचाई तक गिरा, 5 सेंटीमीटर तक गिरा, मतलब इतना पानी भर गया, 5 सेंटीमीटर तक पानी भर गया, तो वो क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप लिख भी देंगे तो कोई काटेगा नहीं कि भाई गलत कर दिए हो। ये जो है वर्षा जो हुई है वो क्या है, ऊंचाई है। अब दो तरीके होते हैं, या तो आप डैश लगा दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आप सीधे आयतन आ जाएगा, या फिर एक सूत्र होता है, मैदान पर हुई वर्षा का आयतन बराबर, मैदान पर हुई वर्षा का आयतन बराबर मैदान का क्षेत्रफल गुणे वर्षा, मैदान का क्षेत्रफल गुणे मैदान पर हुई वर्षा। ये सब सूत्र हम लोग अपने मन से बनाते हैं, ठीक है। मतलब देखो जनरल क्या होता है, आपको जानना है आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। आप लोग कहेंगे ये सब सूत्र तो भाई कहीं पढ़ा ही नहीं था सर, ये सब कहाँ से आ गए, मन से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसका नाम अलग अलग दे देते हैं, कंसेप्ट एक ही है कि हमको आयतन निकालना है। मेन चीज ये है कि हम लोग आयतन निकाल रहे हैं। अब उसके आगे मैदान पर हुई वर्षा का आयतन निकाल रहे हैं या तेल का आयतन निकाल रहे हैं, जहर गिरा है, उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब सिर्फ इस चीज से रखना है कि हम लोग आयतन निकाल रहे हैं। अब उसके आगे ये सब हम लोग अपने से बनाते हैं, ये मत लगने लग जाना कि मैदान के आयतन का सूत्र ये होता है, मैदान के आयतन का सूत्र, भैया आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H, ठीक है। L गुणे B गुणे H या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीन चीज होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपको ये ध्यान देना है, आयतन जहां आ जाए, आयतन यानी कि किसी भी चीज की कैपेसिटी, गिलास में कितना पानी आ सकता है, थाली में कितना पानी आ सकता है, मैदान में कितना पानी आ सकता है, छत पे कितना पानी भरा है, तालाब में कितना पानी भरा है, तो जहां पे ये सब सारी चीजें रहें वहां पे यही जान लो कि आयतन की बात हो रही है, ठीक है। किसी भी चीज की कैपेसिटी कितनी है, तो वो चीज जहां कैपेसिटी की बात आए कि पानी कितना भरा जा सकता है, कितना पानी है, तो उसमें आयतन का सूत्र लगता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीन डाटा है, लंबाई चौड़ाई, ये वर्षा क्या हुई, ऊंचाई। बारिश होगी तो बताना कि ये बर्तन है तो उसमें जितनी बारिश भराएगी एक तरीके से ऊंचाई तो है, जितना पानी भराएगा, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब उसमें अपने मर्जी से लगा दो कि वर्षा का आयतन बराबर मैदान का क्षेत्रफल गुणे वर्षा। मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, मैदान की लंबाई गुणे मैदान की चौड़ाई गुणे वर्षा। देखो भाई मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, मैदान क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका लंबाई गुणे चौड़ाई, सीधी सी बात है। देखिए किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो वही मैदान का क्षेत्रफल था, तो इसलिए मैदान की लंबाई गुणे मैदान की चौड़ाई। मैदान की लंबाई कितनी दी हुई है, 30 मीटर, कितना हुआ 30 मीटर, गुणे मैदान की चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, मैदान की चौड़ाई कितनी है 15 मीटर, गुणे वर्षा कितनी है 5 सेंटीमीटर। आप बस यही पे ध्यान देना, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में ही होगा, मीटर का गुणा मीटर में ही होगा। यहाँ पे कांड मत कर देना कि मीटर, यहाँ दोनों मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तीनों को गुणा करके लपेट के चले, और नहीं भैया ऐसा मत करना। ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में बदलो, या फिर अगर इसे सेंटीमीटर में ही रखना है तो इन लोगों को भी सेंटीमीटर में ही बदलो। एक तरह के लोगों के बीच में ही गुणा भाग करना, ठीक है, अपने से कुछ भी मत कर देना। चलो इधर सेंटीमीटर है तो इसको क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। अब चूंकि अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि एक सेमी बराबर क्या होता है 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, इसलिए इसके नीचे वाली लाइन, इसलिए 5 सेमी बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 1/100, यानी कि 5/100 मीटर। समझ में आया क्या चीज था। देखो भाई 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। ये 100 इधर आ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। और अगर 1 सेंटीमीटर में 1/100 है तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा 5 गुणे 1/100, 5 गुणे 1/100 हो जाएगा ना, यानी कि 5/100 यही तो आएगा ना, इतना मीटर आएगा 5 सेंटीमीटर में, ठीक। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया, तो 5 सेंटीमीटर में कितना मीटर हुआ 5/100, यानी कि 5/100। चलो अब हल कर लेते हैं, चलो
कुछ कट रहा है? कट तो बहुत कुछ रहा है। चलो पहले ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं। 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 बिसम में 100, ठीक है। फिर इधर 0 से 0 को काट देते हैं, ठीक है। फिर अब इधर देखिए कटेगा कुछ, हाँ 5 कट गया पूरा ना। 15 तियाँ 45, क्या आया? 45। 15 तियाँ 45 के 45/2, 45/2 यानी कि 45 से 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, इधर 1 बचा लेकिन कटेगा नहीं, दशमलव लगाते हैं, 1 0 10 हो गया, तो 2 पंजे 10, कितना आया? 22.5 घन मीटर, 22.5 घन मीटर। ये आ गया आयतन, वर्षा का आयतन। अब हम जानते हैं कि चूंकि अब हम जानते हैं, इसे लिख लीजिए, अब हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। इसलिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, इसलिए कितना है? 22.5 घन मीटर बराबर 22.5 गुणे 1000, क्या आ जाएगा? 22,500 लीटर, ठीक है। यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया? बड़ा आसान सा था, कुछ था नहीं इसमें। क्या कह रहा था कि ये मैदान एक दिया है, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है 30 और 15, मैदान पे बारिश कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। तब बताइए कि टोटल बारिश कितने लीटर बारिश हुई। तो हम क्या करते हैं, जिस भी चीज़ का पे बारिश हुई है, बारिश की मात्रा हमको ज्ञात करना है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। आयतन मतलब कि जिस भी चीज़ पे हुई है, मैदान पर, थाली पे, किसी भी चीज़ पे, थाली पे नापना है, छत पे नापना है, मैदान पे नापना है, तालाब पे नापना है, तो उस चीज़ का क्षेत्रफल निकालो। चूंकि मैदान पर वर्षा हुई थी इसलिए मैदान का क्षेत्रफल निकाले। मैदान का क्षेत्रफल यानी कि मैदान की लंबाई गुणे मैदान की चौड़ाई, तो ये मैदान का क्षेत्रफल हो गया। उसमें जो भी बारिश हुई है उसका गुणा कर दो, ठीक है। अगर थाली पे हुई रहती, केवल हमको थाली का निकालना है कि थाली पे कितनी बार पानी गिरा, तो हम थाली का क्षेत्रफल निकालते। मैदान है, मैदान का, तालाब होता तो तालाब का क्षेत्रफल निकालते, उसमें जितनी बारिश हुई उसका गुणा। तो हमने क्या किया? मैदान का क्षेत्रफल निकाला, क्या आया? मैदान का लंबाई 30, चौड़ाई 15, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यही तो क्षेत्रफल होता है ना, तो 30 गुणे 15। अब उसमें क्या किया? जितनी बरसात हुई उसका गुणा कर दिया। अब चूंकि लंबाई चौड़ाई मीटर में है और बरसात हमको सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए इस सेंटीमीटर को हमने क्या किया? मीटर में बदल लिया। मीटर में बदला क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, इसलिए 5 सेंटीमीटर में 5/100 मीटर हो गया, ठीक है। 5 गुणे 1/100 यानी कि 5/100 मीटर। तो इसको क्या किया? जितना भी क्षेत्रफल आया था मैदान का 30 गुणे 15, उसमें क्या किया? बरसात जितनी हुई थी उसका गुणा कर दिए, 5/100 का गुणा करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया? 22.5। कैसे आया? देखिए 45/2, तो 2 से जब 45 को भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 2 से कटेगा नहीं, इसलिए दशमलव लगाते हैं, तो 1 के आगे 0 लग गया, यानी कि 2 पंजे 10, तो 22.5। तो 22.5 घन मीटर ये बरसात का आयतन है। अब हम जानते हैं, अब यहाँ पे देखिए, चाहे हम जानते हैं लिखिए, चाहे ऐसे ऐसे चूंकि लिख दीजिए कि चूंकि 1 घन मीटर बराबर इतना, या फिर हम जानते हैं, वो आपकी मर्जी है। भाषा आप अपने से बना के लिखिए जो आपके मन में आ रहा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए, हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। इसलिए अब यहाँ पे चाहे ऐसे इसलिए लिखिए, चाहे ऐसे इसलिए लिख दीजिए, भाषा आप अपने हिसाब से लिखिए। तो इसलिए 22.5 घन मीटर बराबर 22.5 गुणे 1000। 1 घन मीटर में इतना है, तो 22.5 में कितना होगा? 22.5 के गुणा हो जाएगा, बराबर इतना। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 22,500 लीटर, और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पर, प्रश्न संख्या 17। अब भाई ये इंस्टाग्राम दिया है पवन केसरवानी 910, इस पर आप जाके हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और उसके नीचे दिया है टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आपको आंसर्स जो भी हमको प्रोवाइड करना होता है वो हम टेलीग्राम पर ही देते हैं। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 पे, प्रश्न संख्या 17। क्या कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। क्या है? जो दिया है पहले से लिख लो। दिया है घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है? 80 सेमी, ठीक है, तथा घनाभ की चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 40 सेमी, ठीक है, तथा घनाभ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है घनाभ का डायमेंशन, और पूछ क्या रहा है? तब घनाभ का आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। तब घनाभ का आयतन ज्ञात करो। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन
मैंने क्या कहा, घनाभ हो चाहे इसमें घोड़ा लिख दे, गधा लिख दे, उससे मतलब नहीं है। आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, यही 3 चीज होता है। जो भी ये लंबाई चौड़ाई इस टाइप के डिब्बे टाइप की चीज हो तो घनाभ क्या होता है, एक तरीके से डिब्बा होता है। देखिए अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है तो वो हो गया घन हो गया, और थोड़ा सा लंबाई बड़ा हो गया चौड़ाई कम हो गई तो वो क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। ठीक है, तो ये घनाभ हो गया। तो आयतन है तो आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि इसका गुणा इसका गुणा इसका, यही चीज होगा। लेकिन इसमें खेल खेल गया है। क्या खेल खेला है कि घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए, घन मीटर में ज्ञात कीजिए। और आपको मान किसमें दिया है, जो भी चीजें दी हुई है वो सेंटीमीटर में है। यहीं पे पकड़ना है आपको, सेंटीमीटर में दे के हमसे आयतन पूछ रहा है मीटर में। वाह, चलिए तो क्या करते हैं, इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम लोग, मीटर में बदल लेंगे। ठीक, या फिर देखिए आप दो तरीके हैं, या तो पहले आप इसे मीटर में बदल के तब आयतन निकालिए, या फिर आयतन निकालने के बाद उसे घन मीटर में बदलिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको मीटर में बदल ही लेते हैं, क्या झंझट बाद में करेंगे। चलिए 80 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 80/100, यही होगा ना। देखो भाई आप समझो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1/100 मीटर। 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, ये 100 इधर चला जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो जब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है तो 80 सेंटीमीटर में कितना होगा, 80 गुणे 1/100, 80 गुणे 1/100, यानी कि 80/100, 80/100 मीटर। तो इतना मीटर हुआ, तो ये कट गया, यानी कि 8/10 मीटर। ठीक है, ये लंबाई हो गई। इसी तरीके से चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 है ना, तो 40/100 हो जाएगा, 40/100 मीटर। तो 40, ये जीरो कट गया, यानी कि 4/10 मीटर। अब ये 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो 100 प्लस 20 सेंटीमीटर यानी कि 120। तो 120 सेंटीमीटर में कितने हुए, तो 120/100। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी कि 100 मीटर, ये हो गया 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर बटा 100। ठीक है, तो 120, तो 120/100, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 12/10 मीटर। ठीक, तो अब हमने क्या किया कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों को क्या किया, हमने मीटर में बदल लिया। चलो अब अगले लाइन पे आते हैं। तब घनाभ का आयतन, तब अतः, या फिर अतः लिखिए, एक अगली लाइन अच्छे से थोड़ा, जैसे यहाँ पे तब लिखा है तो अगली लाइन में अतः बना लीजिए, अपने हिसाब से बना लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अतः घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ की लंबाई गुणे घनाभ की चौड़ाई गुणे घनाभ की ऊंचाई, या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चाहे जो आप लिखिए। ठीक है, मेन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब है वो घनाभ का है, तो यहाँ पे सबके आगे घनाभ जोड़ते जाइए कि घनाभ की लंबाई गुणे घनाभ की चौड़ाई गुणे घनाभ की ऊंचाई। हम थोड़ा सा आलसी ठहरे इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इतना कर दिए, ये भी चलेगा। चलो लंबाई कितनी है, 8/10, 8/10 गुणे चौड़ाई कितनी है, 4/10, 4/10 गुणे ऊंचाई कितनी है, 12/10, क्या है, 12/10। चलो कर लो, तो 8 चौका 32, 32 में 12 का गुणा करिए, कितना है, 32 में 12 का गुणा करिए, तो 12 दूना 24 के 4 हाथ से लगा 2, बढ़ती है 36, 27, तो 36, 37, 38, 384, कितना आया, 384 बटा 10 धामा 100 धामा 1000 बटा 1000, इतना घन मीटर। ठीक है, इतना घन मीटर। अब देखिए 1000 से इसमें जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा, जब 1000 से 384 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.384 घन मीटर, यही आएगा आंसर। ठीक है, ये जब काटेंगे, अरे भाई ऐसे दे दो ना भाग, 1000 से 384 में जाएगा, नहीं जाएगा दशमलव लगाएंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा तो वही चला जाएगा 384 बार। ठीक है, चलो ये आ गया, इतना घन मीटर, यही आया हमारा आंसर। एकदम आसान था, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, बस एक चीज में हम ध्यान रखना था कि ये हमको सेंटीमीटर में दे के सब चीजें और हमसे मीटर में पूछ रहा था, तो वही हमने किया कि जब सेंटीमीटर में दे के मीटर में पूछ रहा है तो इस सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो 80 सेंटीमीटर था तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, इसलिए 80 सेंटीमीटर में 80/100 मीटर होगा। 80/100 यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 8/10 मीटर। ऐसे चौड़ाई था 40/100 यानी कि 4/10,
तो घनाभ की ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर और तो 100 यानी और 20 120 सेंटीमीटर बटा 100, तो 120 में 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो यानी कि 12/10 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज हो गया। तब आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी 8/10, चौड़ाई 4/10 गुणे ऊंचाई 12/10, तीनों का गुणा किया 8 चौके 32 बराबर में 384, 384 बटे 10 धामा 100 धामा 1000। ठीक, तो 1000 से जब 384 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0.384 वर्ग, चूंकि आयतन है ना, सॉरी घन मीटर। ठीक, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक, चलिए, तो ये आ गया हमारा 17वां प्रश्न का उत्तर। अब क्या करते हैं, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर। थोड़ा सा अगर समय लग गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि अगर ज़्यादा टाइम खींच गया हो तो, लेकिन हम चाहते हैं क्या है ना कि हर एक चीज़ को समझा सकें। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी हमको वो नहीं करना है कि भागना है कि बस कोर्स कंप्लीट हो जाए कि हमने करा दिया। चलिए, ये एकदम उसको सरल करना है। दिया क्या है देख लीजिए, क्या है 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x की घात 3 प्लस 11x माइनस 12 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, ये वेस्ट ऑफ टाइम है ये वाला क्वेश्चन, ये आपका समय खाने के लिए वो लोग दिए हैं पीएनपी वाले। 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13x की घात 3 माइनस 2, फिर माइनस क्या है -4 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x की घात 3। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस अतः लंबे कर दिए हैं, लंबा सा, कि जिससे आप लोग माथा घूम जाए आप लोग का। ठीक है, टाइम खाने के लिए आपका। चलो भाई, तो इसको एक बार वही चीज़ सेम लिख लेते हैं। इसको, इसके आगे क्या लिखा है, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ठीक है, इसको सरल कीजिए मतलब इसको सॉल्व करिए। तो चलिए लिख लेते हैं, जो है 2x का स्क्वायर प्लस 8x की घात 3 प्लस 11x माइनस 12। ठीक है, माइनस, फिर माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 13x की घात 3 माइनस 2, फिर माइनस -4 प्लस 2x माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 5x की घात 3। चलो करो भाई, इसको तो तोड़ लेते हैं ब्रैकेट। क्या होगा 2x का स्क्वायर प्लस 8x की घात 3 प्लस 11x माइनस 12, ये जैसे था टूट गया। फिर ये है माइनस, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस है, इसके अंदर ये तोड़ रहे हैं ब्रैकेट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2x, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस 13x की घात 3, फिर माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, यही चीज़ ध्यान देना था। अब इधर देखिए, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 4, फिर यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस 2x, चिन्ह पलट जाते हैं, जिसके बाहर माइनस होता है वहाँ के चिन्ह पलट जाते हैं, यानी कि माइनस वाले प्लस बन जाते हैं, प्लस वाले माइनस। अब इधर देखिए क्या है -3x स्क्वायर, यहाँ माइनस है यानी कि प्लस 3x का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 5x की घात 3। ये चीज़ आ गया। अब जो कट रहा है काट दो। देखो, ओ भाई थक गए। चलिए आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर यहाँ पे है, कहीं x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर को टोटल कितने x स्क्वायर हो गए 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर टोटल कितने हो गए 10x स्क्वायर। क्या हो गए 10x का स्क्वायर। अब चलती है, अगला है x की घात 3, तो 8x क्यूब यहाँ पे है और 13x क्यूब यहाँ पे है, तो 8x क्यूब प्लस में है 13 माइनस में है, तो 13 में से 8 का कितना x क्यूब बचा -5x क्यूब। ठीक है, -5x क्यूब अब प्लस 5x क्यूब, कट गए। देखिए 5 और 8, 8 5 कितना होता है 13, तो 13x क्यूब प्लस वाले हो गए और 13 यहाँ पे ये माइनस वाला है, कट गया ना। देखिए भाई 13 में से 8 गया, कितना बचा 5 बचा, तो 5x क्यूब यहाँ पे है माइनस में और यहाँ पे 5x क्यूब क्या है प्लस में है, तो 5 में से 5 गया, कट गया ना, ये तीनों कट गया। चलो अब उसके बाद क्या बचा है 11x, तो 11x और 2x, 11 2 13x, 13x और 13x में से 2x चला गया, 13x में से 2x गया, कितना बचा 11x, कितना बचा 11x प्लस 11x। ठीक है, अरे भाई ये -2x प्लस 2x ऐसे काट दो, अब क्या बचा 11x बचा ना। चलो -12 प्लस 2, -12 प्लस 2 कितना होता है 10। ठीक है, 12 में से 2 गया 10 बचा, -10, -10 प्लस 4 यानी कि 10 में से 4 गया, कितना बचा -6, बस यही है -6, और यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है,
बस यही करना था, इसमें कुछ करना नहीं था और ना इसको समझाऊंगा दोबारा। इतने तुम्हारे बच्चे समझदार होंगे कि क्या करना है, कुछ नहीं, बस वही प्लस माइनस का ध्यान रखना था, जो कट पीट रहा काट पीट दो, यही आंसर आएगा और मौज करो। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी, लेकिन फिर जाते जाते गुजारिश कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, इस पर आप देख लीजिए पवन केसरवानी 910, इस पर आप जाके हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि जैसे ये x³ लिखा है, कहीं लिखा है 15/20, या कोई किताब में कोई क्वेश्चन दिया है तो आप उसे लिखेंगे, कमेंट में कितना टाइप करेंगे, तो आप सीधे उसका फोटो खींच के हमको यहाँ पे DM कर सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पर सीधे मैसेज करेंगे, मैं आपको उसी पे आंसर भी कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे फोटो भेजेंगे प्रश्न का, मैं आपको उत्तर का फोटो भेज दूंगा। ये इंस्टाग्राम की वजह से होता है, इसलिए इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर लीजिए। उसके बाद टेलीग्राम पे क्या फ़ायदा होता है कि किसी एक बच्चे ने पूछा, उसका जवाब सबको मिल जाता है। हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं तो उस पर जाके सारे बच्चे देख सकते हैं, प्रश्न के साथ उत्तर रहता है। क्योंकि होता क्या है ना, अक्सर वही प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न मान लीजिए कोई ये प्रश्न है x+3y, ये कोई प्रश्न है, ये किसी एक बच्चे को फंस रहा है, तो हो सकता है यही प्रश्न आपको भी दिक्कत दे रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 10 बच्चों ने पूछा तो 10 डाउट्स आपको सीधे टेलीग्राम पर मिल गए, बिना पूछे आपको 10 प्रश्न एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, जो बच्चे अमूमन फंस रहे हैं, तो वो चीज़ होता है। तो टेलीग्राम पे सारे आपको आंसर्स मिल जाते हैं। और कभी मेरा भविष्य में PDF या फिर कभी भी कुछ भी शेयर करना हुआ तो टेलीग्राम पर ही कर सकते हैं। यूट्यूब में केवल वीडियो जा सकती है और कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, तो यूट्यूब में आप वीडियो लीजिए, टेलीग्राम पर आप आंसर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर आप हमसे संवाद करिए। ठीक है, चलिए खैर, जो भी आपके सुझाव रहे वीडियो के माध्यम से, वो आप हमको ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं, क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से, प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं, मनाही नहीं है। आप हमें कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछिए, जो भी है जैसा भी है करिए, अच्छा खराब। खैर, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,